पिछली क्लास पे हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 9 से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी इस लेक्चर में खत्म हो जाए। तो टोटल क्वेश्चन 9 से लेकर 17 तक करने हैं हमको। 18 बहुत सिंपल है, कर लोगे, एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मैं एक दो क्वेश्चन करने को भी दूंगा। याद है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे करते थे? हम दोनों साथ साथ करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था बस। यस वो वैसे इसमें ही भी करना है। होगा कुछ एक क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 छोटे छोटे हैं। 9, 10 पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। सबसे पहले देखो 9th। क्वेश्चन में फाइंड करना है वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्या है? यूनिट वेक्टर है। एंड एक रिलेशन दिया है छोटा सा, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12। अगर यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं होता तो ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, क्लियर कट है ना। तो क्या करना है इसमें? वेक्टर का साइन है तो उसका ए प्लस बी, ए माइनस बी कैसे होता है? देखो जो चीज दी हुई है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। इनटू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12। ये बीच में डॉट लग रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, सबको पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब ब्रैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले एक्स वेक्टर इस एक्स वेक्टर को करेगा, तो ये वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, फिर प्लस एक्स ए को करेगा, फिर माइनस साइन के साथ ए एक्स को और ए को। ये चीज समझ आ रही है? अब यहां देखो, यस सर, हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ बस मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, एक्चुअली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। यहां देखो प्रॉपर्टीज में लिखे थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कहने का मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होता है? देखो ए डॉट बी क्या होगा, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों का डायरेक्शन इधर है, ये बीच का एंगल थीटा हो गया। तो ए डॉट बी अगर निकालें, इसका रिजल्ट होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ए के बीच में, ए बी के बीच में जो एंगल है वो। ये मान लिया हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। ओके, अब अगर हम बी डॉट ए निकालें, ये एलएचएस था, आरएचएस अगर निकालें, आरएचएस क्या होगा? देखो बी डॉट ए, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए डायरेक्शन हमारा उल्टा हो जाएगा। अभी क्या है ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये एंगल है। अब ये एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये पॉजिटिव एंगल है। अब बी से ए जाएंगे तो मैं रेड से दिखाता हूं, बी डॉट ए, तो ये एंगल इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, है ना, तो थीटा माइनस हो जाएगा, माइनस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब आरएचएस का रिजल्टेंट क्या होगा? आरएचएस का रिजल्ट क्या होगा? वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए और कॉस थीटा होगा बी से ए की तरफ, तो ये तो कन्वेंशनल डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं, बी से ए, तो माइनस थीटा। तो ये हो गया वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड है उनका, स्केलर नंबर है, इंटू कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का रिजल्ट देखो सेम है, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, हम सीखेंगे आगे चल के। तो ये हो गई पहली बात। इसी वजह से एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है वो, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखो एक्स डॉट एक्स, इसका रिजल्ट लिखते हैं ये,
कोई परेशानी है इसमें? बिल्कुल है, होनी चाहिए। अगर परेशानी नहीं है तो फिर अच्छी बात नहीं है। इस वाले में परेशानी होनी चाहिए कि अचानक कहां से आ गया। देखो उसको, x डॉट x, तो एक वेक्टर ये मान लिया x, दूसरा वेक्टर तो खुद ही होगा वो, तो उसी का उसी के साथ डॉट निकाल रहे हैं, a डॉट b यहां पे भी लग रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहां पे बता सकते हो क्या होगा x और x के बीच में? 0। वेरी नाइस, 0। 0। वेरी गुड। तो ये हो गया वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है बताओ? 1। 1 होता है। तो ये कितना बन गया? x का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। तो ये भी अगर तुम्हें इसका रीजन चाहिए होगा तो यहाँ पे है। तो ये वेक्टर x का, अगर वेक्टर x का डॉट उसके साथ निकालेंगे तो x का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। उसी तरीके से ये देखो a का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे माइनस इस तरीके से स्क्वायर और इक्वल टू 12। कोई दिक्कत बताओ? अभी तक सब ठीक है? तो ये वेक्टर x का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। अब a तो यूनिट वेक्टर है, बता रहा था वो, यहां देखो, इफ वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो ये 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है ना? यहां से जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये पूरा a का मैग्नीट्यूड है, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 12। तो यहां से वेक्टर x का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 12 प्लस 1 13। अब वेक्टर x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट 13 प्लस माइनस साइन, नो डाउट, क्योंकि डिग्री 2 सॉल्व कर रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। सर उसमें तो मॉड लगा हुआ है ना, तो प्लस माइनस क्यों आ रहा है? नहीं, रूट स्क्वायर लगा है इसलिए मैं प्लस माइनस दिखा रहा हूँ। मॉड के वजह से माइनस हटाएंगे हम लोग, मॉड के वजह से बोलो या मैग्नीट्यूड की वजह से बोलो। हाँ मैं वही कह रहा था कि माइनस। उसी का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो एक चीज होती है ना, अगर एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स प्लस माइनस 5 होता है, तो माइंड में एक बार को आ हाँ। सकता है डिग्री 2 सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इसलिए हम प्लस माइनस यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि डिग्री 2 सॉल्व कर रहे हैं। अब माइनस हटाने का रीजन दे रहे हैं। बस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्लस 5 ओनली, प्लस 13 रूट के। ये हो गया, समझ आया? बोलो। यप। चलो तो कॉपी करो इसको, 9th को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैं थोड़ा सा समझा देता हूं और इसको हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है ना? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है? इधर देखो ये फॉर्मूला, ये होता है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का बी मैग्नीट्यूड का मॉड और कॉस कॉस थीटा, थीटा, ए बी के बीच का ए और एंगल। बी के बीच का एंगल, करेक्ट। तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? थीटा 90 हो जाएगा, है ना? परपेंडिकुलर में थीटा 90 होगा। तो अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वे वेक्टर तो क्या होगा? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। उस केस पे ए डॉट बी की बात करें तो ये ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, कॉस 90 तो 0 होता है, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो सीधा हमको ए डॉट बी इक्वल टू 0 अप्लाई कर देना है। ओके, यहां देखो 10th क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। एक वेक्टर है ए, पहले लिख लेते हैं। वेक्टर ए कितना है? 2i 2j और 3k। दूसरा वेक्टर भी है, वेक्टर बी है -i प्लस 2j प्लस k, और एक वेक्टर सी भी है, ये है 3i प्लस j। ये तीनों वेक्टर सच दैट वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। कहने का मतलब, तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है लैम्डा। तो सॉल्यूशन पार्ट में साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो क्या करना है सर इसमें, इसको ऐसे लिखेंगे क्या? ए प्लस लैम्डा बी इंटू सी इक्वल टू 0। हाँ, a प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट वेक्टर c इक्वल टू 0, ये काम करना है हमको।
ओके चलो, तो ए तो दिया हुआ है, बी कोई वेक्टर है, उसके साथ लैम्डा स्केलर नंबर होगा, बी लैम्डा तो कोई स्केलर नंबर है ना, क्योंकि स्केलर कैसे मालूम चल रहा है, यहाँ पे डॉट वॉट नहीं लगाया है। देखो हमें पता है डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, बट वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में डॉट भी होता है, क्रॉस भी होता है। तो अगर a इंटू बी लिखा है मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन अगर वेक्टर साइन लगाया है ना तो वो डॉट दिखाएगा। देख लेना, कहीं पे भी देख लो, यहाँ देख लो, ऐसे तो डॉट ना लगाए फिर भी मल्टीप्लीकेशन है, तो डॉट तब नहीं लगाएगा जब वो स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि स्केलर नंबर अगर होता, मान लो a और b कोई कांस्टेंट है, तो सिर्फ a b लिखेगा, बट अगर वो वेक्टर है तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, उसको डॉट लगाना पड़ेगा बीच में। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा के साथ देखो b में कोई डॉट नहीं लगाया बीच में, मतलब वो लैम्डा स्केलर नंबर है, और किसी भी दो वेक्टर को अगर लिखेगा तो डॉट जरूर लिखा होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे लैम्डा स्केलर नंबर है, ये कंफर्म्ड है, कोई कांस्टेंट है, तो स्केलर नंबर का बी से मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, चलो तुम लोग चाहो तो शुरू कर दो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। प्रॉब्लम होगी तो बोर्ड पे देख सकते हो, लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे। सर लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव से उससे यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? लैम्डा की वैल्यू अगर रूट में आती है तो पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू हमको नहीं पता है तो प्लस माइनस दोनों लेंगे, अगर स्क्वायर बनता हो तो प्लस माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ कंफर्म नहीं किया है लैम्डा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। आंसर मिला किसी को? लैम्डा 8 आ रहा है, किसी को आया हो तो बताना। क्वेश्चन 10th में लैम्डा 8 आ गया, बहुत सही है, आंसर हमारा करेक्ट है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, 11th 12th 13th, पहले 11th 12th देखो, 11th पहले देखो, ये कलर विजिबल है? यस सर। ओके, सर हम करें फिर, हाँ लाइक हाँ आप साथ साथ में कुछ हाँ करते हो हाँ तो। बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल करो। तो ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ये प्रूव करना है, टू प्रूव
दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है, ठीक है। हाँ सेम ही लगाएंगे ना जैसे पहले लगाया था। चलो शुरू हो जाओ। सारे स्टेप्स लिख लिख के करना, ठीक है। सर हम्म, तेरी बहुत ही डम सा क्वेश्चन है, बताओ। लेकिन हम मॉड ऑफ ए को स्केलर क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? मॉड ऑफ ए को क्या कर सकते हैं? स्केलर, बिकॉज वो तो स्केलर क्वांटिटी हो गया ना। हाँ बिल्कुल, मॉडुलस ऑफ ए तो फिर स्केलर उसको नंबर एज हो। अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। लाइक लैम्डा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब हाँ डॉट हाँ प्रोडक्ट हाँ, का पूरा नहीं लगाया सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 11 जिसका हो गया बता देगा। इलेवेंथ हुआ, डॉट प्रोडक्ट 0 आया। देखो 12th क्वेश्चन, 11th हो गया, 12th देखो। ए डॉट ए 0 है एंड ए डॉट बी भी 0 है, देन व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट द वेक्टर बी। कैसे कंक्लूड करेंगे वेक्टर बी के बारे में, क्या क्या कह सकते हो? तो देखो इसको पहले पैरेलल सोल्व। वेक्टर्स है, कौन सा? ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं। मतलब डायरेक्शन सेम हो गई तो कॉस। देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये 0 है। तो कहने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड अगर 0 है, तुमने देखा है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0? प्लस माइनस कुछ भी ले लो, स्क्वायर करके नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अभी तक जितने भी वेक्टर पढ़े हैं मैग्नीट्यूड 0 तो नहीं हुआ है, कम से कम 1 जरूर हुआ है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो इसका मतलब वो 0 वेक्टर है। सो ए इज अ 0 वेक्टर, ठीक है। कैसे? ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, वेक्टर ए मान लो तुमने 2 i कैप ले लिया, फिर -2 j कैप ले लिया,
तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स का सम तो जीरो है। स्केलर कंपोनेंट्स का सम मतलब 2 + -2, ये जीरो है। बट जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं आएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, देखो ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इधर देखो, ब्लैक से देखो, इधर 11th के नीचे वेक्टर है। अगर हमारा कोई वेक्टर है, ओके, अच्छा 1 मिनट में कॉल ले लेता हूँ। एक क्या था यहाँ पे कि वेक्टर ए बता रहा था उसका मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा। ये 9th में, 8th में, 10th में पढ़े होगे कि अगर कोई नंबर इस तरीके से हो और इसका रिजल्ट अगर जीरो हो, तो याद है इसका क्या आउटकम होता है? इसका आउटकम क्या होता है? स्क्वायर्स नंबर्स का सम अगर जीरो हो तो ये सारे नंबर जीरो होने चाहिए, तभी ये होगा। ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगी जब x भी जीरो हो, y भी जीरो हो, z भी जीरो हो। क्योंकि स्क्वायर नंबर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो। नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर मान लो पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, तो फिर तीनों पॉजिटिव का सम कभी भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर वो रियल है, तो अगर एक्स वाई जेड रियल है तो इनका स्क्वायर मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। ये पता है ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर इस तरीके से ले लें, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड, एक्स का मैग्नीट्यूड होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। तो कोई पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट तो जीरो होगा ही नहीं। स्क्वायर रूट तभी जीरो होगा जब वो खुद तीनों जीरो हो। तो जीरो हो मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, है ना? ये रिजल्ट यहाँ पे लगा दो ऊपर। तो हमारा वेक्टर ए क्या होगा? यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर ए है सिर्फ। तो ये होगा 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, मतलब ये जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर का छोटा सा एक्सप्लेनेशन, चाहो तो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर है यहाँ पे क्या हो गया? जीरो वेक्टर। अब एक बात याद कर लो बिल्कुल, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाए तो वो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। ए यहाँ पे जीरो वेक्टर है। तो ए अगर जीरो वेक्टर है, अब इसको देखो, ए जीरो वेक्टर है तो जीरो से बी को मल्टीप्लाई करो, डॉट करो, क्रॉस करो, सब जीरो होगा। तो बी कोई भी वेक्टर हो सकता है और ए क्या है? जीरो वेक्टर है। एज a dot b is 0 and a is a zero vector, so b can be any vector। b पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आंसर है। सर ए वेक्टर एक्चुअली ग्राफ एक पॉइंट होगा ना, बस जस्ट एक पॉइंट होगा, जस्ट एक पॉइंट होगा। ओके, एक्चुअली ये ओरिजिन है, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं है, ये ओरिजिन है, ये है ना। कार्टेशियन प्लेन मतलब जो 3D स्पेस होता है ना, उसमें ये पॉइंट ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो 12th। चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा 13th हम थोड़ी देर में करेंगे, ये शायद मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, 13th, 14 भी ठीक है, ये भी कर लोगे। 15th फिर अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले ना 13th नहीं, पहले 14th करते हैं। 13th में होमवर्क दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। रुक जाओ, अभी 14 करेंगे पहले। 14 भी वैसे मुझे छोड़ना चाहिए। चलो एक काम करता हूँ, पूछता हूँ सर 13 को। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दो जो लाइक घर पे करने में डिफिकल्टी हो हमें थोड़ी सी, नहीं डिफिकल्टी तो चलो अभी कर थोड़ी सी लेता हूँ। difficulty होगी, थोड़ा सा तुमको कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करने पड़ेंगे। तो एक काम करो, 13th को होमवर्क मत करो और 14th को भी, 13th और 14th। 14 बहुत इजी है, 13 में थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा, मतलब बहुत नहीं लगेगा। इन दोनों को होमवर्क मार्क करो, 18 तो ऑलरेडी होमवर्क है। 15th, अच्छा 16th में क्या करोगे बताओ जरा। 17th, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 15, 16, 17, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो हम 13, 14 को होमवर्क मार्क करो। 14 के बारे में थोड़ा सा बात करना जरूरी है। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है,
मतलब ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, वेक्टर ए जीरो वेक्टर है, दिख रहा है ना जीरो वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली जीरो ही होगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी जीरो है, मतलब बी भी जीरो वेक्टर है, मतलब बी अगर जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड उसका जीरो ही होगा। देन ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो हमको एग्जांपल के थ्रू समझाना है। तो इसको परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू जो है जीरो आ जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड चाहे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी जीरो आएगा। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी सर, cos 90 जीरो होता है ना। थीटा 90 होगा, मैं cos थीटा को जीरो समझ रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ए हाँ अगर जीरो वेक्टर है, बी भी जीरो वेक्टर है, तो ए डॉट बी जीरो वेक्टर होंगे गारंटी के साथ, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर ए डॉट बी जीरो हो तो वेक्टर्स का क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है, नहीं शायद गलत बोल गया, अगर ए डॉट बी जीरो है तो दोनों वेक्टर्स जीरो वेक्टर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा इसमें हिट एंड ट्रायल से, ये दिखाऊं करके 14th या कर लोगे, सर, हो गया इसका एग्जांपल लेना है सर। तो हिट, एग्जांपल आर्बिट्री लाइक कांस्टेंट के साथ लेना है या मतलब ऐसी ए और बी की लैंग्वेज में लेना है? जैसे ए तुमने मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ऐसा ले लिया है ना, और बी कुछ और ले लिया। अच्छा सर, हम ऐसा ही कर लेते हैं ना, एक ए वेक्टर मान लेते हैं, x1 i कैप करके दिखा देंगे ग्राफ पे और दोनों को परपेंडिकुलर शो कर देंगे। तो परपेंडिकुलर तो इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल सिर्फ वेरिएबल शो करके ही आराम से आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर लेने पड़ेंगे फिर, हाँ, वो ग्राफ बना देना साइड में। कर लो एज यू विश, ठीक है। 13 14 करना, अगर नहीं होता है तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास पे। 15 16 17 देखो, इसमें से मैं एक दो और कर देता हूँ, एक दो और होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से, अच्छे हैं, लेकिन 15 16 17 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 15 देखो, अब थोड़े बड़े बड़े भी हैं ये, पहले 15 देखते हैं। फिफ्टीन में क्या कह रहा है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल, ए का पोजीशन दिया है 1,2,3, बी का पोजीशन दिया है -1 0,0 और सी का पोजीशन दिया है 0,1,2। ओके, तो क्या करना है हमको, रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी निकालना है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात, ये मान लिया ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, सबसे पहले एबीसी जो एंगल है वो किसके बीच का है वो समझ लो, इसमें बता भी दिया उसने, बी ए वेक्टर, ये वाले वेक्टर, और बीसी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, उसको हमको फाइंड करना है। तो ये थीटा क्या होगा, फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या बनना चाहिए, जैसे बी ए का बीसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तभी तो cos थीटा आएगा बीच में। तो ये कैसे निकालना पड़ेगा इसको, वेक्टर बी ए चाहिए और वेक्टर बी सी चाहिए, उसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, थीटा निकालने का ये तरीका है। यस सर। तो अभी हमको बी ए वेक्टर चाहिए, फिर बी सी वेक्टर चाहिए और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं बी ए वेक्टर, ये मैंने पोजीशन वेक्टर जब बताया था तो वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था। देखो बी ए वेक्टर जब निकालते हैं तो ए का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन और उसके साथ आई कैप जे कैप और के कैप लगा लेते हैं। ओके, देखो कैसे लगाते हैं, सीखो। बी ए है ना, ए बाद में है, तो ए का एक्स माइनस बी का एक्स, उसके साथ आई कैप, फिर ए का वाई कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट, उसके साथ जे कैप, फिर ए का जेड और बी का जेड उसके साथ के कैप, ये होता है बी ए वेक्टर। और अगर ये ए बी वेक्टर होगा तो क्या करोगे, बी का एक्स माइनस ए का एक्स इंटू आई कैप, फिर बी का वाई माइनस ए का वाई उसके साथ जे कैप,
और फिर b का z माइनस a का z उसके साथ k कैप। ओके, देखो इन दोनों के RHS में से माइनस कॉमन लोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, यस और नो। जैसे यहां से माइनस कॉमन कर लो, अगर इस वाले से अगर माइनस कॉमन कर लो तो वो माइनस आगे लग गया और ये माइनस ऊपर वाले के बाद सेम हो जाएगा। जैसे bx माइनस ax में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ax माइनस bx हो जाएगा। तो एक माइनस यहां से कॉमन ले लो, एक माइनस यहां से, एक माइनस यहां से, तीनों से माइनस कॉमन ले लो, तो हमें ये दिखेगा कि जो फर्स्ट एंटी इक्वेशन पैरेलल। और जो सेकंड इक्वेशन का RHS है दोनों में माइनस का इनटू हुआ है बस। तो वो तो वैसे भी होता है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या होता है, ये होता है। बात समझ में आ रही है? यप, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाता है ना, cos 180 माइनस 1 दे देता है। तो एंटी अब पैरेलल बोलेंगे ना सर इन्हें। एंटी पैरेलल बोलेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस वाले को यूज नहीं करना है, इस वाले ये हमारे काम का नहीं है, अभी इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इस वाले को यूज करेंगे क्योंकि बी ए बोला है। तो बी और ए का पोजीशन वेक्टर, अब देखो डायरेक्टली हम बी ए वेक्टर लिखते हैं। बी ए वेक्टर तो -1 -1, ये कितना हो गया, -2 आई कैप, फिर 0 -2 तो -2 जे कैप, और 0 -3 तो -3 के कैप, ये हो गया बी ए वेक्टर। इसी तरीके से निकालो बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर कैसे निकालोगे, सी माइनस बी, तो 0 -1 ये हो गया आई कैप, 1 -0 तो जे कैप, और 2 -0 तो 2 के कैप। दोनों वेक्टर देख लो एक बार, सही है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, बीए में a माइनस बी है ना, उल्टा लिख दिया। बीए में a माइनस बी है तो 1 माइनस माइनस 1, ये 2 आई कैप प्लस का, फिर 2 जे कैप प्लस का, और ये 3 के कैप प्लस का। अब देखो तो कोई परेशानी तो नहीं है, ये प्लस है। और बीसी में c माइनस बी, तो 0 -1 1 -2, ठीक है। एक बार बोलो भाई, ठीक है ना ये? यस सर, अभी ठीक लग रहा है। हाँ, अब इनके बीच का एंगल चाहिए बस। तो बी ए डॉट बी सी कैसे निकालोगे, बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हमने मान लिया है, ठीक है। थीटा इक्वल टू ए बी सी, क्योंकि बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में एंगल देखो यहाँ पे थीटा है। चाहो तो ये ट्रायंगल यहाँ पे बना लो, ये ट्रायंगल बना लो, अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूं बना ही लो इस ट्रायंगल को। तो ये बी ए वेक्टर एरो लगा देना, ये बी सी वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा। तो इसके बाद कर लोगे क्या, दोनों का डॉट एलएचएस में निकालना है, यस सर, हाँ। कर लोगे ना, अब सिंपल है। तो हो जाएगा। हाँ हाँ। यहां तक लिख लो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो इसके लिए, हम लोग आगे चलते हैं अभी, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म करनी है। तो 15 का सर ये इतना सा कैलकुलस से पहले नहीं होना चाहिए था। हाँ, कैलकुलस से पहले होना चाहिए था टॉपिक, कैलकुलस करा के फिर ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं हमसे। अब क्या करें, चलो कोई नहीं। अच्छा है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे बच्चे, अच्छी बात है। 16 क्वेश्चन, 15 करके आंसर मैच करना, ठीक है। इसके बाद कर लोगे, बहुत सिंपल था। करने के बाद आंसर मैच करना। 16 देखो, 16 और 17, तो पहले 16 करते हैं। लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, 15 16 17 ये सब। पॉइंट ए दे दिया, क्या दिया है, 1,2,7। पॉइंट बी का पोजीशन दे दिया 2,6,3, एंड पॉइंट सी 3,10,-1। ओके, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे कोलिनियर के लिए, ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले, फिर बी सी वेक्टर निकालते हैं, और ए सी वेक्टर निकालते हैं। ओके, चलो तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, b माइनस ए, 2 -1 आई कैप, 6 -2, डायरेक्ट लिखे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 4 कहां से आ रहा नहीं है, नहीं, डायरेक्ट लिखो सर, क्या दिक्कत। 3 माइनस ए करके आ रहा है, और 3 -7 तो -4। BC मतलब C माइनस बी, तो 3 -2 आई कैप, 10 -6 4 जे कैप, और -1 -3 -4 के कैप।
और AC तो C माइनस A, 3 2 माइनस i cap, I कैप 2 i cap, प्लस 8 J कैप और माइनस का 8 है ना -8. K कैप। तो ABC को अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो देखो AB का मैग्नीट्यूड अगर निकालें, वो तो दिख रहा होगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये वेक्टर मिल रहा है ना, 2i 8j और -8k मिल रहा है ना। तो AB का मैग्नीट्यूड निकालो, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना होगा 33 रूट का। BC का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, ये भी 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √33। और इसका मैग्नीट्यूड AC का ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। तो ये डबल है सारे नंबर्स, तो 2√33। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू AC का मैग्नीट्यूड। तो ABC कोलिनियर हो गए। सो A, B एंड C, so A, B and C are collinear। ये समझ आया, तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। ये समझ आया ना। Yes, sir. सर ये बताओ आपने, लाइक AB थोड़ा ग्राफ से बताना, AB प्लस AC, AB प्लस BC इक्वल टू 2 ऑफ AC, तो कोलिनियर कैसा है? अच्छा चलो देखो, ये मान लो एक पॉइंट है, इसका लेंथ है मान लो 5, ठीक है। एक और है, उसका भी लेंथ मान लो 5 है, दोनों ऐड करके अगर 10 आ रहा है, क्या मतलब है, ट्रायंगल बन सकता है क्या? अच्छा नहीं बन सकता, हाँ ठीक है। 5 5 तो ये 10 हो सकता है क्या? नोप, ट्रायंगल नहीं बन सकता, मतलब सम अगर इक्वल है, मतलब डबल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ फिर तो आ गया, ट्रायंगल नहीं बन सकता मतलब एक ही लाइन पे लाया करें। ये 5 है, ये कोई 5 है, नहीं तभी तो बन 10 होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके अब देखो 17th कर लेते हैं, फिर एक साथ कॉपी कर लोगे। सर इसमें हम डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं, नहीं अभी तो नहीं। जो हमने फॉर्मूला किया था, हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y। अच्छा लेकिन उसमें दो ही पॉइंट्स हैं, नहीं नहीं, तीन मैं के लिए समझ फॉर्मूला नहीं है क्या हमारे बोल पास। रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर वो एरिया निकालने के लिए हमने यूज किया था ना डिटर्मिनेंट्स में, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अच्छा वो तो मैं उसमें है। हाफ इनटू x1 x2 x3, हाँ, अच्छा एक बार निकाल के देखना, तो यूज कर। 0 आएगा उससे भी। हाँ हाँ, उससे भी हो जाना पर चाहिए। एक दिक्कत है सर, हाँ, हमारे पास ना, लाइक वो क्या जो हमने पढ़- किया था वो 2 पॉइंट के लिए किया था, लाइक 3D स्पेस के लिए नहीं है फॉर्मूला कोई, आई थिंक। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम हो रही है, हाँ वही बात है, 3 पॉइंट दिए हैं। तो देखो इसमें क्या है, किसी पॉइंट C को x, y, z लेते थे ना, हाँ 1 x1 x2 x3 1 1 1। अच्छा ओके ओके, नहीं वो 3 पॉइंट्स के लिए नहीं है, वो 2 ही पॉइंट्स के लिए। हाँ, नहीं 3 पॉइंट्स के लिए नहीं आ रहा। यहाँ देखो 17th, ये वेक्टर्स हैं, मान लिया इसको वेक्टर ए बी बी सी सी है, या ए बी सी कुछ भी मान लो। जैसे ये पहला वेक्टर है ए, ये है 2i माइनस जे प्लस के। दूसरा वेक्टर है बी, i माइनस 3j माइनस 5k। और तीसरा वेक्टर है मान लिया सी, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। जैसे वेक्टर ए है जो ये, उससे एक पॉइंट कैसे बना सकते हो, 2 -1 1 ऐसे बना सकते हो। इस वाले से पॉइंट कैसे बना सकते हो, बी 1 -3 -5। और इससे पॉइंट सी कैसे बना सकते हो,
3, -4, -4 ऐसे बना सकते हो ना। अब ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, कैसे प्रूव करोगे? बताओ। परपेंडिकुलर जो लाइक दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर आ रहा है, आई थिंक उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ना। अब वो कैसे मालूम चलेगा कौन सा परपेंडिकुलर है? तुम्हें तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ए का बी निकालोगे, फिर मतलब ए डॉट बी 0 चेक करोगे, बी डॉट सी करोगे और सी डॉट ए, तीनों फिर करोगे। बी डॉट सी चेक करेंगे। हाँ बेटर है वेक्टर ए बी निकालो, फिर वेक्टर बी सी निकालो और वेक्टर सी ए निकालो या ए सी निकालो, ये निकालो और इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो। और मैग्नीट्यूड पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जा रहा है तब जाके ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। बोलो यस और नो। अच्छा हाँ सही है। ए बी कैसे निकालोगे? बी माइनस से वन फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। उसके बाद हो जाएगा। मैं बता देता हूँ पहले हाँ ये, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। एंड उसके बाद ये चेक करना, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ए बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, फिर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या बोलोगे? एंगल बी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ए सी लॉन्गेस्ट साइड हो गई ना हाइपोटेनस, तो उसके अपोजिट एंगल बी होगा। अगर मान लो ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ गया बी सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, तो क्या बोलोगे? एंगल ए 90 हो गया है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा वर्टेक्स पे 90 है। और अगर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर AB के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर आ गया, तो क्या रिजल्ट आएगा? एंगल C 90। और तीनों ही केस में ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल। बात समझ में आ रही है? कर लोगे इसको? यस सर। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। ये तो कंप्लीट हो गया है, 17 तुम्हें कंप्लीट करना है। एक दो क्वेश्चन और दिए हैं बीच में मैंने, वो भी कर लेना। हम अगली क्लास पे क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्रोड्यूसिटी प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक दिन में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर उसके नेक्स्ट क्लास पे उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी और फिर हम 3D पे चल पड़ेंगे।